talk about some of the important theories which was given by Harold Bloom. So first है anxiety of influence which was published in the year 1973. Okay, and what was the core idea? तो anxiety of influence 1973 में publish हुआ था. ठीक है, पहला चीज़. The second point is that great poets or writers struggle with the influence of their precursors. Okay, they misread or misinterpret अर्लियर ऑथर्स इन ऑर्डर टू मेक स्पेस फॉर देयर ओन ओरिजिनलिटी. मीन्स क्या होता है ना, ये एनजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस. इसमें क्या होता है, प्रीकर्सर्स प्रीकर्सर और प्रीडिसेसर्स मीन्स जो राइटर्स पहले काम कर चुके हैं. ठीक है, तो उसको बेसिकली एज अ मीन्स जैसे मैं राइटर हूँ, ठीक ना, और मैं प्रीवियस राइटर को क्या करूँ, मिस इंटरप्रेट करूँगा, मिस रीड करूँगा. क्यों? ताकि इन ऑर्डर टू शो माई ओन ओरिजिनलिटी, तो मैं अपने ओरिजिनलिटी को शो करने के लिए उसको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करेगा या फिर मिसरीड करूँ. तो ये बेसिकली होता है एनजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस में, जो कि 1973 में पब्लिश हुआ था. इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस बोलते हैं पोइटिक मिसप्रिज्म. ओके, नाउ द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट की टर्म्स क्या है. जैसे पहला की टर्म्स जो है इसमें ये है क्लिनमैन. इसका मतलब क्या होता है, ए पोइटिक सीरर द राइटर करेक्ट्स द प्रोड्यूसर वर्क. इसमें क्या होता है ना कि क्लिनमैन में क्या होता है कि राइटर्स जो है वो पहले आए हुए राइटर्स के काम को, जो भी वर्क है उसको वो करेक्ट करते हैं. सो इफ़ समवन इज़ करेक्टिंग योर वर्क इट मीन्स दैट आपका काम में कुछ ना कुछ कमी है. तो ये बेसिकली आता है क्लीनमैन में. द सेकेंड वन इज़ दैट इज़ टेस्टरा. टेस्टरा बेसिकली क्या होता है, कंप्लीशन. द राइटर्स कंप्लीट्स द अर्लियर वर्क. मीन्स क्या होता है कि जो भी कंप्लीट किया जाएगा, जो राइटर जो पहले जो वर्क जो किया गया था ना उसको कंप्लीट करता है, उसको बोलते हैं टेस्टरा. टेस्टरा मीन्स क्या होता है, कंप्लीट करना किसी वर्क को. क्लीनअप में मतलब क्या होता है, किसी राइटर को करेक्ट करना, जो प्रीडिसेसर राइटर, जो पहले राइटर्स आ चुके हैं उनके काम को करेक्ट करना. नाउ द थर्ड टर्म दैट इज़ योर कैनोसिस. कैनोसिस क्या होता है, ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द प्रीडिसेस इन्फ्लुएंस. मतलब कि ऐसा नहीं है कि पुराने जो राइटर्स उससे आप इन्फ्लुएंस हो जाओ. तो इसमें बेसिक होता है कि किस तरह से आप उसके इन्फ्लुएंस जब दूर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैनोसिस. नाउ द अनदर वन इज दैट इज़ डेमोनाइजेशन, एस्केसिस और एफोफ्रेट्स. एफोफ्रेट्स मीन्स क्या होता है ना, लेटर स्टेजेस इन द स्ट्रगल. ठीक है, नाउ सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट point for in terms of your uses in exam. Now the second one is that is Western canon. The Western canon is written in the year 1994 and it basically defended the traditional literary canon, Shakespeare, Dante, Milton. So the questions may they ask you about that, what are the name of the writers to whom this particular Western canon which was published in 1994. तो ये क्या डिफेंडेड करता है, जितने भी जो लिटरेरी कैनन है. तो वेस्टर्न कैनन की जब बात करते हैं तो इसमें ये बताएं कि शेक्सपियर, दांते, मिल्टन ऐसे ऐसे जो लिटरेरी जो ट्रेडिशनल जो लिटरेरी कैनन है ना उसको डिफेंड किया जाता है. ओके, नाउ द अनदर वन इज़ दैट इज़ ये आर्ग्यू दैट एस्थेटिक वैल्यू नॉट पॉलिटिक्स शुड डिटरमाइन विच वर्क्स आर स्टडीड एंड प्रिजर्व. अपोज मल्टी कल्चरलिज्म. ये बेसिकली वेस्टर्न कैनन क्या होता है, मल्टी कल्चरलिज्म को अपोज करता है और पॉलिटिलाइजेशन ऑफ लिटरेचर को कन्वे करते हैं. नाउ कंट्रोवर्सीज में क्या है, कंट्रोवर्सी क्या है कि ब्लूम वॉज क्रिटिकल ऑफ फेमिनिस्ट, मार्क्सिस्ट एंड पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज. ओके, सो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ द थर्ड जो थ्योरी उसने दिया है उस थ्योरी का नाम है द थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग पोएट. अकॉर्डिंग टू हिम a strong poet overcomes the influence of predecessors and creates original and powerful work. मतलब कि जो भी स्ट्रॉन्ग पोएट है ना वो बेसिकली अपने प्रेडिसेसर से इन्फ्लुएंस नहीं होगा. जो स्ट्रॉन्ग पोएट्स है, जो ओरिजिनल पोएट्स है will never influence of their predecessors. Okay, and they basically creates their own original powerful work. उसको बोलते हैं theory of strong poet. Now ब्लूम का ये मानना है, ये विश्वास ये है कि जो शेक्सपियर है वो है क्या है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट पोएट है. और उनको ब्लूम, हैरोल्ड ब्लूम क्या करता है, तो इन्वेंटर ऑफ द ह्यूमन्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेंटर ऑफ ह्यूमन. सो टू हुम हैरोल्ड ब्लूम कॉल हिम द इन्वेंटर ऑफ द ह्यूमन. तो शेक्सपियर को ब्लूम ने कहा है. नाउ द फोर्थ पार्ट इज़ योर रीडिंग एज अ स्पिरिचुअल एक्ट. की रीडिंग जो है, जो हम लोग पढ़ते हैं किसी चीज़ को, उसको एज ए स्पिरिचुअल एक्ट की तरह समझा जाए. तो ब्लूम इस चीज़ पे एम्फेसाइज करते हैं कि जो भी इमेजिनेटिव और ऑलमोस्ट जितनी जो रिलीजियस जो पावर ऑफ रीडिंग का, कि जो रीडिंग है जो हम लोग पढ़ते हैं, वी शुड कनेक्ट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग in the form of spiritual meaning. Okay, now he believed literature could transform the self and the idea drawn from romanticism.
सो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है हैरोल्ड ब्लूम का, जो कि आप लोग को देखना है। एंड थैंक यू सो मच for your support, and this is my way of teaching. I will definitely improve my teaching style, but it will take at least more than couple of months. Okay, and thank you so much. And if you like this video, kindly do subscribe and